गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेज में स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। पिछली वीडियो में आपने गॉस के प्रमेय देखे, अर्थात गॉस के थ्योरम देखे, गॉस के नियम के अनुप्रयोग भी देखे, जो हमने बताया कि किसी आवेशित गोली चालक के बाहर या उसके पृष्ठ पर या उसके भीतर, ये तीन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई जा रही है वो गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अनुसार, मतलब गॉस के नियम का उपयोग किया जा रहा है उसमें। तो ठीक उसी प्रकार अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग के दूसरा देखने जा रहे हैं कि आवेशित परत को देखिए, परत को समतल प्लेट भी लोग कह सकते हैं। आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब ये कोई आवेशित परत है, इसके कारण हम कोई मतलब r दूरी पर, इससे r दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस चीज की गणना करनी है। इसके लिए हम पहले ही आपसे बोले थे कि इस बिंदु के परितः एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस समतल चादर प्लेट के से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो ठीक इसके सममित इधर भी कोई बिंदु r दूरी पर P डैश है। इस बिंदु P के परितः एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। अब हमने आपसे बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दो चीज, एक परिभाषा के अनुसार, जो आप जानते हैं कि परिभाषा के अनुसार गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है समाकलन E/ds cos थीटा होता है। और गॉस के प्रमेय के अनुसार जो देखा जाता है वो फाई बराबर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है सिग्मा Q/ε0। इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे, मिलाने के पश्चात जो आएगा E का मान, वही उस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अब हम यहाँ पर देखिए, पहले क्या करेंगे, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करेंगे। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर है। तो पहले अब आप जानते हैं कि इस तरह से पृष्ठ क्षेत्रफल का सदिश किधर होगा, इसके लंबवत रेखा दिश बाहर की ओर होगी, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होगा। ठीक उसी प्रकार इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत अनुदिश बाहर की ओर होती है, खींची गई रेखा। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं ये प्लस आवेश से, अपने से कल्पना करते हैं यहाँ पर प्लस आवेश रखेंगे, ये प्लस और ये प्लस के बीच प्रतिकर्षण लगेगा जो अनुदिश बाहर की ओर होगी। यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र E के बीच जो कोण बना वो थीटा का मान कितना हो गया, 0 है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी जो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण बनेगा वो थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। अब आती है इस बात पर, मतलब इस वाली रेखा पर। आप उसको वक्री भाग कह सकते हैं और इसको समतल भाग कह सकते हैं। तो इस वक्री भाग का एक अल्पांश क्षेत्रफल हम ये मान लेते हैं। इस अल्पांश क्षेत्रफल का अनुदिश, जैसे आप जान रहे हैं कि ये वाला भाग जो है, ये वाला, इसके अनुदिश लंबवत खींची गई रेखा बाहर की होगी, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा को दिखाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, चूंकि यहाँ प्लस आवेश रखेंगे, और जब प्लस आवेश रखेंगे तो इस प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण लगेगा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अर्थात इस वाली वक्री पृष्ठ पर थीटा का मान कितना है, 90 है। ठीक उसी प्रकार इधर भी होगा, ये अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ये हो गया, और उनके बीच
वैद्युत क्षेत्र ई इधर हो गया, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 90। तब इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर समाकलन, देखिए ये वाला भी भाग वक्री है, ये वाला भी भाग वक्री है, ये वाला भाग समतल है और ये वाला भाग भी समतल है, तो लिखेंगे वक्री 1 ई डी एस कास थीटा प्लस समाकलन वक्रीय 2 ई इंटू डी एस कास थीटा प्लस, यहाँ लिख देते हैं समाकलन ई इंटू डी एस कास थीटा समतल एक के लिए प्लस समाकलन ई इंटू डी एस कास थीटा समतल 2 के लिए। ये वाला जो भाग बताया जा रहा है वो समतल है, समतल 1 मान लेते हैं और इसको समतल 2 मान लेते हैं। ये वाला जो भाग है वक्रीय 1 है और ये वाला जो भाग है वक्रीय 2 है। तो अब आप हम देख रहे हैं कि वक्रीय भागों पर थीटा का मान कितना है? 90। यहाँ पर थीटा का मान 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी थीटा का मान 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तब गुजरने वाला फ्लक्स किससे बचेगा? केवल समाकलन समतल 1 ई इंटू डी एस कास थीटा प्लस समाकलन ई इंटू डी एस कास थीटा समतल 2। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, जिसके कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा? 2 समाकलन ई इंटू डी एस कास थीटा। और थीटा का मान कितना है? 0। चूंकि यहाँ पर थीटा का मान देखिए वक्री भाग वाले पर 90 है, इसीलिए यहाँ पर थीटा का मान 90 रख के कास 90 का मान 0 इसलिए पूरा 0 हो जाएगा वो। तो फाई बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई, यहाँ पर समाकलन ई इंटू डी एस, चूँकि यहाँ पर थीटा का मान समतल पृष्ठों के लिए कितना है? 1 है। अब इसको हम समाकलन करते हैं तो फाई बराबर 2 ई पृष्ठ समाकलन डी एस। अब इस पूरे वक्री भाग का जो मान लेते हैं कि माना पूरे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यस है, तब समाकलन ds बराबर यस हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू एस। अब ये समीकरण 1 मान लेते हैं, तो परिभाषा के अनुसार हुआ। अब नियम के अनुसार गास के नियमानुसार गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/ε0 हो जाएगा। समीकरण 2, चूंकि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वो आवेश का 1/ε0 होता है। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? 2e इंटू एस बराबर हो जाएगा Q/ε0। और यहाँ से अब आपका हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा Q/2ε0 इंटू एस। हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/S।
यहाँ से हम Q बराबर लिख सकते हैं क्या, सिग्मा इंटू एस। अतः आपका हो जाएगा क्या, E बराबर Q बट्टे के सिग्मा है, Q बट्टे की यस। यस क्या क्षेत्रफल, हमने देखिए यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल को डीए से दिखा दिया, परिभाषा में हमने यस लगा दिया, मतलब हमारा डीए और डीएस आपस में क्या है, बराबर है ये। और ये जो ए है इसकी जगह हम एक यस लिख दिए, तो आप इसमें समझिएगा। अब यहाँ से Q का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस बटे के 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। यस यस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समतल चादर प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है, उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पर निर्भर कर रही है। जितना अधिक से अधिक उसके एकांक क्षेत्रफल में आवेश संचित होगा, उतना ही अधिक से अधिक उसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अर्थात कोई समतल चादर ले लें, ये मान लीजिए कोई समतल चादर है, तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही होगा, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही होगा, समीप में भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही होगा। लेकिन तीव्रता कब बढ़ेगी और कब घटेगी, इस समतल चादर पर जितनी अधिक से अधिक आवेश की मात्रा संचित करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ जाएगा। जब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान बढ़ जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी मान बढ़ जाएगा। अब कई बार पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक वो बीमा के बहुविकल्पी में पूछा हुआ है, तो यहाँ से आप आवेश बटे क्षेत्रफल लिख सकते हैं, अर्थात कूलाम बटे के मीटर स्क्वायर। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। इस तरह से आवेशित परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। जो अब हम देखेंगे समतल चादर प्लेट के कारण, समतल चादर प्लेट के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। तो अब हम देख लेते हैं, अच्छा आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जैसे अब ये कोई परिमित मोटाई का कोई आवेशित चालक है, आवेशित चालक का ये पहला भाग है, मतलब ये परिमित मोटाई का है। इधर वाले भाग को हम प्लेट 1 मान लेते हैं, इधर प्लेट को 2 मान लेते हैं। इनकी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा आपस में क्या है, बराबर है। ये प्लस आवेश से संचित है। अब इनके बाहर कहीं बिंदु P है, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो लिखेंगे प्लेट 1 के कारण तीव्रता। अब हमने अभी पढ़ा है कि समतल चादर प्लेट के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 के कारण तीव्रता E2 बराबर कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो, इसके कारण तीव्रता E1 इधर की ओर होगी, इसके कारण भी तीव्रता E2 इधर ही होगी। क्यों, यहाँ पर प्लस आवेश को रखकर इस प्लेट के से देखेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तीव्रता इधर की ओर होगी, इसके कारण भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, तीव्रता इधर की ओर होगी। तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। यहाँ पर रखेंगे मानों को, तो क्या हो जाएगा, इसे हर सॉल्व कर दीजिए। ये E बराबर आ गया, तो E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अर्थात किसी प्लेट के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक उसी प्रकार समान पृष्ठ आवेश घनत्व की निकट स्थित धन व ऋण
समांतर अचालक प्लेट के बाहर तथा बीच बीच में तीव्रता क्या होगी, ये आप अब देखने जा रहे हैं। अब इस तरह से आप अपने से भी कर सकते हैं कि दो समान प्लेट समान आवेश से आवेशित हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो बीच में बिंदु पर तीव्रता का सूत्र क्या होगा, और दोनों प्लेटों के चाहे ये पहला प्लेट मान लीजिए, ये दूसरा प्लेट, इसके इधर मान लीजिए चाहे इधर बिंदु, मतलब बाहर और बीच में बिंदु पर तीव्रता क्या होगा, ये बीच का बिंदु होगा और ये बाहर का बिंदु होगा। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि एक प्लेट को धनावेशित कर दे और एक प्लेट को ऋणावेशित कर दे, और इसको प्लेट 2 मान ले और इसको प्लेट 1 मान ले, इसके बीच में तीव्रता क्या होगी और इसको बाहर तीव्रता क्या होगी। तो जैसे एक प्लेट के कारण तीव्रता उत्पन्न होती है, तो दोनों प्लेटों के कारण तीव्रता निकालेंगे और तीव्रता निकालकर दिशा देखेंगे, और तीव्रता की दिशा जब दोनों प्लेट के कारण एक ही दिशा में होगी तो आपस में जोड़ेंगे, और दोनों प्लेट के कारण तीव्रता एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी तो घटाएंगे। जैसे इस प्लेट को धनावेशित माना गया है और इस प्लेट को ऋणावेशित, इसके कारण तीव्रता यहाँ क्या होगी, यहाँ प्लस आवेश रख के देखेंगे तो बाहर की ओर होगी E2, और इस प्लेट को ऋणावेशित माना गया है तो यहाँ पर धन आवेश रखा गया है, तो इसके कारण तीव्रता क्या होगी, E1 अंदर की ओर होगी, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, इस प्लेट के कारण यहाँ प्लस आवेश को रख के देखेंगे तो E2 इधर की ओर होगा, और इस प्लेट के कारण E1 भी उधर की ही होगा, क्यों यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, इस प्लेट के कारण यहाँ पर तीव्रता E1 इधर होगा, इस प्लेट के कारण दोनों धनावेशित प्लेट हैं। अब दूसरे प्लेट के कारण भी तीव्रता किधर होगी, E2 बाहर की होगी, तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्लेट के कारण तीव्रता इधर की ओर होगी और इस प्लेट के कारण तीव्रता इधर की ओर होगी, इसलिए परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। जैसे हम दो प्लस आवेशों को लेकर किए, ठीक इसी प्रकार आप दो ऋण प्लेटों को लेकर समानांतर रखकर देख सकते हैं। तो इस तरह से गॉस के नियम के दूसरे अनुप्रयोग को देख लिए। अब हम अगली वीडियो में गॉस के तीसरे अनुप्रयोग को लेकर आएंगे, जो इस पाठ का लगभग अंतिम ही कहिए कि डेरिवेशन होगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग का। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।